नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए क्विजेज़ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डे बाय डे, और ये डे 2 के क्विज़ हम यूट्यूब में भी सॉल्व करेंगे और इसके जो क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे देखेंगे। आपने ये चैनल टेलीग्राम का नहीं ज्वाइन किया है तो ये इस यूट्यूब चैनल के जो ये वीडियो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और एग्ज़ाम के हूबहू पैटर्न पे जो क्विजेज़ हैं वैसा आप सॉल्व करें। आपका जो स्कोर है हमें कमेंट करके बताएं। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपना डे 2 का क्विज़। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एक सेंटेंस है, इसमें किसी पार्ट में एरर है और अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी चूज़ कर लीजिए आप। तो सेंटेंस है कि एवरीबडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और नो एरर। तो इसमें बाकी सब तो ठीक है। जो ये सी वाले सेंटेंस में पार्ट में है कि ऑफ ऑल अदर कंट्रीज है ना, तो अदर यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, उसके बाद ये फिर सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एवरीबडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन सी जो है इसके हिसाब से ये इनकरेक्ट पार्ट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो सेंटेंस है कि नेहा हैज़ बीन क्राइंग ब्लैंक स्पेस मॉर्निंग, है ना। तो जो मॉर्निंग से रो रही है तो टिल होगा नहीं, ऑफ भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, सिंस यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो नेहा हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक वर्ड दिया हुआ है और इसका आपको बेस्ट एक्सप्रेस जो कर रहा है मीनिंग, मतलब इसका सिनोनिम जो है। तो मोरोज दिया हुआ है, तो मोरोज का सिनोनिम क्या होगा? फ्लैटर नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं होगा, सैवी नहीं होगा। इसका जो सिनोनिम होता है ग्लूमी होता है ना, उदास इसका मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि एक वर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे आपको उसका ऑपोजिट बताना है। तो वर्ड है ग्रोटेस्क, है ना, और ऑप्शन है फ्री, ऑड, प्लेन या फिर क्वेयर, है ना। तो जो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लेन, है ना। तो ग्रोटेस्क का मतलब होता है जो कोई विचित्र चीज़ होता है, विलक्षण होता है, और प्लेन का मतलब सिंपल होता है, सादा होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक ईडियम है और इसका जो है आपको मतलब चूज़ करना है और 4 ऑप्शंस में से। तो ईडियम है आपका टीथिंग प्रॉब्लम्स, तो ओरल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग इन अ न्यू प्लेस, प्रॉब्लम्स ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट, है ना। तो इसका जो सही आंसर होता है ये है आपको ऑप्शन बी, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। तो जैसे होता नहीं है कि जब बचपन में आपके दांत निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो वैसे ही किसी नए प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे एक सेंटेंस है, उसमें एक कोटेड पार्ट है, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव हो सकता है, उसको सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकता है, आपको वो चूज़ करना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऑप्शन डी जो नो इम्प्रूवमेंट है उसको चूज़ कर लीजिए। तो सेंटेंस है ताजमहल इज़ अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। तो क्या इसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन बी है इसको हम यहाँ से इसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, है ना। तो ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग इन आगरा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सेंटेंस इस हिसाब से इसका फ्रेमिंग सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं और जो सेंटेंस है उसको सब्स्टिट्यूट कौन कर सकता है? तो अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? बर्सर होता है, कैप्टर होता है, फ्लेगमेटिक होता है या स्केप कोट होता है ना। तो जो उसका करेक्ट आंसर है कि अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्केप गोट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसी को हिंदी में समझेंगे अगर, तो स्केप गोट का मतलब होता है जैसे हिंदी में बोलते हैं बलि का बकरा बनना, तो वही इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया और उसके लिए किसी तीसरे इंसान को ब्लेम किया गया,
तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है वो पूछा गया है। तो इररेलेवेंट, पेरिशेबल, टैंजिबल तो सही है, डिक्शनरी की स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे गलत दी हुई है। तो डिक्शनरी को ऐसे लिख देंगे DICTIONARY, है ना, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है इसलिए गलत है, ऑप्शन एक इनकरेक्टली स्पेल्ड था। अगला देखिए कि एक सेंटेंस है वो पैसिव एक्टिव वॉइस में, इसको चेंज करना है। तो अगर मान लीजिए पैसिव है तो एक्टिव कर दीजिए, एक्टिव है तो पैसिव कर दीजिए। तो एन एलिफेंट में बी हेल्प्ड इवन बाई एन आंट, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन जो है सी जो है वो सही हो जाएगा। इवन एन आंट में हेल्प एन एलिफेंट, ठीक, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें 10 नंबर में कहना है कि माई फ्रेंड गौरव इज एन ईगोइस्ट, है ना। तो क्वेश्चन टैग जो है वो इसमें चूज करना है। तो अब चूंकि गौरव जो है वो एक मेल है ना, तो इसमें जो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग यहाँ आता है वो नेगेटिव होता है। कुछ जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ के बाकी फिर ये नेगेटिव में ही होता है। तो इसमें अगर वो गौरव की बात हो रही है तो डज ही होगा नहीं, इज ही भी नहीं होगा, डिड ही भी नहीं होगा, इजंट ही होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स, है ना। तो द, ए, एन, तो आपको जैसे पता ही है कि ए, एन और द ये जो हैं ये आर्टिकल्स होते हैं तीनों। तो ए और एन जो होते हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखते हैं, इसमें एक ब्लैंक स्पेस है और इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन है जो उसको फिल करना है ना। तो अकिन डैश टू होगा, एट होगा, विथ होगा या इन होगा। तो अकिन टू होता है, ठीक, ऑप्शन ए जो है ये यहाँ से करेक्ट है। तो अकिन टू का मीनिंग जो हिंदी में होता है वो मतलब किसी के समान, या मतलब किसी से जैसे मिलता जुलता हुआ ना, किसी के समान। तो ऑप्शन ए जो था हमारा सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि डिफरेंस इन ओपिनियन, इसका जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है वो क्या होगा। डेसेंट होगा, डिसेंट होगा, डिसेंट होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी जो है डिसेंट, मतलब किसी से आपका मतभेद है ना, किसी के मत आपसे मिल नहीं रहे हैं तो उसके लिए डिसेंट वर्ड यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, है ना। मान लीजिए किसी पति पत्नी दो लोग हैं और उनमें डाइवोर्स हो गया, तो जो अमाउंट एक पत्नी को डाइवोर्स के बाद पति के द्वारा दिया जाता है उसको बोलते हैं, ऑप्शन जो ए है एलिमनी, है ना, इसको बोलते हैं एलिमनी, जो डाइवोर्स के बाद वाइफ को दिया जाता है। और एक चीज़ आप लोग ये ध्यान दिया करें कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही है उसके अलावा 2-3 वर्ड तो और दे ही रखे हैं ना, इसका मीनिंग आप सर्च करके पढ़ा करें, क्योंकि ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए 15 नंबर में एक सेंटेंस है और ईडियम है, तो इसमें पूछना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो फाइट शाई ऑफ, ठीक, तो टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, फिर है अ नैप या फिर फूलिश टॉक। तो जो इसका सही आंसर होता है तो ये ऑप्शन ए होता है, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, है ना। तो फाइट शाई ऑफ, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अगला देखते हैं, फाइट शाई ऑफ टालना, है ना। फिर 16 नंबर ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि वर्तनी किसकी शुद्ध है। तो जानवी कैसे लिखा जाएगा, तो जो बी ऑप्शन है ना, ये जानवी, इस तरीके से कुछ लिखेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी जो था हमारा ये करेक्ट है। अगला देखते हैं, इसमें एक अलंकार पूछ रहे हैं आपसे। तो कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। तो इसमें कौन सा जो है अलंकार यूज़ हुआ है, तो ये है आपका यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की जो जैसे आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक विशेषता ये होती है कि कोई वर्ड जो है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो जैसे इस सेंटेंस में जो एक ये हम लिखा हुआ है, दोहा ही समझ लीजिए, पीर कई बार लिखा गया है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें सही क्रम चुनना है आपको, है ना। तो एक ऐसे मान लीजिए पैसेज को पार्ट में जंबल कर दिया गया है
और इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस चुनना है। तो जो इसमें 1 नंबर और 6 नंबर में देखिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, बाकी य र ल व जो 4 हैं इसमें आपको जंबल किया गया है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको, है ना। तो पहला नंबर है जीवन एक संघर्ष है, ठीक, ये वाला। अब इसमें जो इसके अगले होंगे, मान लीजिए थोड़ा ये नीचे कर लेते हैं। अब देखिए, तो इसका जो मान लीजिए हम सी वाला जैसे ले लेते हैं, ठीक, व य र ल ये वाला। तो जीवन एक संघर्ष है, फिर व ले लेते हैं। तो इस संघर्ष में आपको अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है, ठीक। फिर यह ले लीजिए, तो ये वाला है यहाँ, असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। फिर र है, तो मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं। और फिर ल है, तो भले ही आप कमज़ोर हैं लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ न कुछ करने का साहस तो आप में है। और फिर ये 6 नंबर, यही बहुत है। तो इस हिसाब से इसका सही क्रम हो गया व य र ल, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर में आपसे एक ब्लैंक स्पेस में भरना है मुहावरा। तो बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या हुआ, पीठ दिखा दी, नाको चने चबवा दिए, हवाई किले बना दिए। ये सब तो यहाँ पे सूट नहीं करेगा, घर सिर पर उठा लिया, है ना। बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो घर सिर पर उठा लिया का अर्थ होता है कि बहुत अधिक शोर मचाना, हल्ला करना, है ना। तो बच्चों ने शरारत की तो विवेक ने बहुत ज़्यादा हल्ला कर दिया। अगला देखते हैं। 20 नंबर में एक सेंटेंस है, इसमें अशुद्ध भाग को आपको चुनना है और अगर शुद्ध है तो ऑप्शन डी जो है वो चूज़ कर लीजिए। तो जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो बाकी सब तो ठीक है सेंटेंस में, जो आपका अभिप्रेय लिखा है ना, अभिप्राय का अभिप्रेत, तो ये गलत है। इसमें होता है जब तक तुम अपने अभिप्रेत का, है ना, अभिप्रेत का अभिप्राय, ठीक, ये जब होगा तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पे इसमें एरर था। तो अभिप्रेय का मतलब भी समझ लीजिए कि वो होता है इंटेंशन, है ना, आपका इरादा क्या है। और अभिप्राय का मतलब होता है कि उसका अर्थ, है ना। तो सेंटेंस में कि जब तक तुम अपने अभिप्रेत का अभिप्राय, अभिप्रेत मतलब इंटेंशन और उसका अभिप्राय मतलब उसका मीनिंग क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तब इस हिसाब से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 21 नंबर में पूछ रहे हैं आपसे कि किसी कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा संचित करता है। तो ये कौन सा जो कंपोनेंट है वो डेटा स्थायी रूप से संचित करता है। तो जो रोम होता है ना, रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसको फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो ये जो होता है ये आपका डेटा स्थायी रूप से स्टोर करता है, जो भी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। तो जो हार्ड डिस्क होती है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ रोम, है ना। रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है ना। कैश मेमोरी, एलयू, है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये सब नहीं होते। जो रोम होता है ये स्थायी रूप से डेटा को संचित करता है। फिर इसमें संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी कंप्यूटर में अगर सीपीयू नहीं है तो कीबोर्ड और माइक्रोचिप या सीपीयू नहीं, मदरबोर्ड अगर नहीं होगा, सीपीयू बेशक होगा, मान लीजिए उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मदरबोर्ड ही अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो कीबोर्ड, माइक्रोचिप या इस सब का कोई अर्थ नहीं हो गया। तो ऑप्शन डी जो है ये किसी कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, मतलब मुख्य निकाय होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि डिस्क इन एक ब्लैंक स्पेस है। डिस्क एनक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डेटा इज एनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। तो ये किस तरीके का डिस्क एनक्रिप्शन है जिसमें डेटा भंडारण से पहले कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब उसको कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो जो फुल एनक्रिप्शन होता है, ऑप्शन बी जो है होल, है ना, होल डिस्क एनक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे डेटा को स्टोर करने से पहले एनक्रिप्ट किया जाता है। ये 2 गुना, ट्रिपल या हाफ नहीं होता, होल होता है। फिर 24 में कह रहे हैं आपसे कि एक in which graphics, digital photos and scanned images are typically stored with extensions such as .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif, है ना। तो ये किस फॉर्मेट जो है
मतलब किस ग्राफिक्स में, है ना, इस एक्सटेंशन के साथ पिक्स को सेव किया जाता है। तो जो बिटमैप होता है इसमें इसको सेव करते हैं इन एक्सटेंशन के थ्रू। और ये आप ध्यान से याद कर लीजिए, कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये मतलब इमेजेस के कौन से फॉर्मेट नहीं होते हैं या कौन से होते हैं। तो BMP, PNG, JPG, TIF या फिर GIF, ये सब पिक्स के फॉर्मेट होते हैं, सेव करने के एक्सटेंशंस होते हैं। 25 नंबर में कह रहे हैं कि फोट्रॉन इज़ नॉट यूज्ड फॉर। तो फोट्रॉन का यूज़ किसके लिए नहीं होता है? चित्र बनाने के लिए, गणित संगणना के लिए। तो जो फोट्रॉन होता है उसका उपयोग इन दोनों के लिए ही नहीं होता है। ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो फोट्रॉन का जो यूज़ करते हैं वो न्यूमरिक कैलकुलेशंस जो होती हैं उसमें करते हैं, चूँकि फोट्रॉन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना। तो इसका ऐसे पिक्स बनाने या फिर गणितीय संगणना नहीं, मतलब जो प्रोग्रामिंग में जो न्यूमरिक कॉम्पिटिशन्स होती हैं उसको स्पेशली करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चलिए 26 में कह रहा है कि एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, है ना। तो वाणिज्यिक बैंकों से धन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार लेता है, मान लीजिए, उसको किस रेट पे लेता है? तो रिवर्स रेपो रेट पे RBI लेता है, और जब वही RBI बैंक्स को लोन या ऋण देता है तो वो रेपो रेट पे देता है ना। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अभी एज ऑफ नाउ व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ रेपो रेट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ चलने को क्या कहते हैं, है ना। एक ब्लैंक स्पेस है कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज नोन एज। तो दिस इज नोन एज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, है ना। तो जो मान लीजिए किसी सप्लाई का जो कर्व है ना, उसके साथ साथ जो चल रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगला देखते हैं 28 में कह रहे हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए। तो 35 ईयर्स ऑफ एज इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, और 35 ईयर्स प्रेसिडेंट के लिए भी होता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको मान लीजिए लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या मतलब मोस्टली लोकसभा का ही 25 ईयर्स होता है ना। तो इस हिसाब से आपको सब पता होना चाहिए, ये सब कितनी भी एज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। 29 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज इश्यूड टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच इज ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू, है ना। तो मान लीजिए कोई ऐसा ऑफिशियल है जो उस ऑफिस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, बट वो उसको होल्ड किए हुए या उसको वहाँ पे अपना काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रेट इशू कर सकते हैं। तो जो क्यो वारंटो की रेट होती है, ये वाली ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है क्यो वारंटो की रेट होती है, तो इसमें यही पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं। जैसे यहाँ हिंदी में देखिए लिखा है ना अधिकार परीक्षा, तो ये वाली रेट इशू की जाती है। 30 नंबर में कह रहे हैं कि हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो ये बिंदुसार थे, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था, है ना। तो तुगलक वंश के बाद आए थे आपके सैयद। इसकी एक ट्रिक होती है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, है ना। तो गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से खिलजी हो गया, है ना, तो से हो गया तुगलक, सूंघ से हो गया सैयद, और एल से हो जाएगा लोधी, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने राज किया, है ना, शासन, ये आपका एक क्रोनोलॉजी हो गया। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। फिर 32 नंबर में देखते हैं कि विच प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज द डॉर्फ प्लैनेट, है ना। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी नहीं है, बृहस्पति भी नहीं है, शनि भी नहीं है, प्लूटो जो है दिस इज कंसीडर्ड एज डॉर्फ प्लैनेट। तो क्या हुआ था कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने प्लूटो को इतना छोटा कंसीडर किया, तो उसमें इन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है उसको अब ग्रह नहीं मानेंगे, दिस विल बी कंसीडर्ड एज डॉर्फ प्लैनेट। तो उसके बाद फिर ग्रहों की संख्या बच के सिर्फ 8 हो गई। अगला देखते हैं कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो बलुआ पत्थर जो होता है ये आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, ऑप्शन डी, अवसादी रॉक होता है। फिर सांप, कछुआ, बिल्ली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये होते हैं आपके रेप्टाइल्स, है ना, रेप्टिलियंस, सरीसृप, सांप, टर्टल, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो न्यूटन होती है,
ठीक, ये तीनों किस किन चीज़ों की होती हैं आप ये हमें कमेंट करके बताइए। चलिए, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा एक खराब ऊष्मा परिचालक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। तो एल्युमिनियम, तांबा, शीशा या फिर चांदी। तो जो तीन एल्युमिनियम, तांबा और चांदी जो हैं, दीज आर गुड कंडक्टर्स, बट शीशा जो है ये आपका बैड थर्मल कंडक्टर है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 37 में कह रहा है कि रस्टिंग क्या है, जंग लगना क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है या फिर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जिसमें होते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यही तो होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। फिर 38 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैटायन, है ना। तो एल्युमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन या फिर जिंक आयन, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जो सल्फेट आयन होता है ये आपका ऋणायन होता है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हो गया, बाकी की ये जो तीनों हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 39 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। धूम कोहरा मतलब स्मॉग, है ना। तो स्मोक और फॉग से मिलके बनता है स्मॉग। तो इनके कंपोनेंट क्या नहीं है, तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है या फिर क्लोरीन ऑक्साइड नहीं है। तो तीन कोई होंगे इसमें से मान लीजिए और एक नहीं होगा। तो क्लोरीन ऑक्साइड जो होता है ये नहीं होता है इसका घटक। बाकी के जो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो हैं ये आपका स्मॉग के कंपोनेंट्स हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 40 में कह रहे हैं कि नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म्ड टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है कि जो योजना आयोग था, है ना, उसकी जगह पे नीति आयोग को बनाया गया था। तो ऑप्शन जो इसमें डी है, नन ऑफ दी एबव, ये होगा। ठीक, योजना आयोग 1950 में बना था और नीति आयोग को उसकी जगह 2015 में 1 जनवरी 2015 में बनाया गया। ठीक, अगला देखते हैं। 41 में है कि एक मैथ्स का क्वेश्चन है कि इफ़ x एंड y आर द टू डिजिट्स ऑफ नंबर 3, 4, 7 xy। ठीक, ये देखिए, सच दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 80, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। यदि x तथा y एक संख्या 3, 4, 7 xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x और y का मान क्या है। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। ठीक, तो इसको यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3, 4, 7 xy ये 80 से डिविजिबल है। ठीक, तो अब इसको मान लीजिए ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4 बार ले जाइए 320 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 27 रिमाइंडर आ गया। अब मान लीजिए हम यहाँ x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, चलिए। ठीक, तो अब क्या होगा, 272, फिर ये जाएगा कितनी बार, 3 बार। ठीक, 240 आ गया। अब कितना आ गया, 32 आ गया। ये देखिए, अब यहाँ पे ले लीजिए आप 0। ठीक, तो ये 8 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो 320 ये कट गया। ठीक, 0 आ गया। तो 434 यहाँ आ गया। तो अब ये 2 डिजिट लास्ट की क्या हुई हमारी, एक यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए ना, ये वाला एक तो हमने ले लिया, यहाँ पे लिया था 2 और यहाँ पे लिया था 0। ठीक, तो अगर हमने ये 2 नंबर आखिरी के x और y मान लिए तो इनको जोड़ेंगे तो 2 + 0 = 2, है ना। तो यही हमसे पूछा था कि x और y का मान क्या है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं 42 में कि अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इज मैरियाना ट्रेंच, इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। तो मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, तो ये आपको पता ही होगा कि ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक, दिस इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, है ना, इन वाटर, है ना, पैसिफिक ओशन में। ठीक, इंडियन में नहीं है, आर्कटिक नहीं है, अटलांटिक में भी नहीं है। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये यार रट लीजिए, 20 और 21 जो है, दीज कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि न्याय सूत्र किसने लिखी थी। तो न्याय सूत्र के जो लेखक थे ये थे आपके गौतम, है ना, ऑप्शन
बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इकोसिस्टम होता है, ठीक। इकोसिस्टम ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल है। कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पेशीज, दीज आर कंपोनेंट्स बट इकोसिस्टम इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल। चलिए अगला देखते हैं। यह है कि हु डिस्कवर्ड मलेरिया कॉजिंग जर्म्स, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो ये आपके क्रिस्टियन बर्नार्ड थे, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन थे, दमित्री वानोस्की थे, या फिर मार्टिनस विलियम बेइजरिंग थे, है ना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है चार्ल्स लुइस अल्फांसो लेवरिन, है ना। इन्होंने मलेरिया कॉजिंग जर्म्स की खोज की थी। चलिए अगला देखते हैं। 46 हो गया। 47 में कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स रिडिकल्ड कांग्रेस एंड रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। तो कौन से जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया में जिन्होंने लोगों के समूह को सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास किया। तो ये कौन थे, जो लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम पे, इन्होंने ही इस चीज़ को कहा था। ये उस टाइम के गवर्नर जनरल थे 1885 के टाइम पे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उन्होंने सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में कांग्रेस का उपहास किया था। फिर 48 में रेड शर्ट्स मूवमेंट वॉज एम्ड एट, तो इसका जो मेन पर्पस था वो था तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना ही, है ना। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ाना था, ट्रेड यूनियंस को भी एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करना था, एबव ऑल तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो मूवमेंट था इसी को खुदाई खिदमतगार मूवमेंट बोलते हैं। और रेड शर्ट जो था उनका यूनिफॉर्म था एक तरीके का। और ये 1930 में जो हमारे फ्रंटियर गांधी थे अब्दुल गफ्फार खान, है ना, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। चलिए 49th देखते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो भाषा के आधार पर कौन सा राज्य था, तो ये था आपका आंध्र प्रदेश 1956। माफ़ कीजिएगा ये 1953 है ना। 1953 में आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक। और इसके पीछे काफ़ी एजिटेशंस वगैरह हुए थे। तो पुट्टी श्री रामलू नाम के एक एजिटेटर थे, वो स्टारवेशन की वजह से उनकी मौत भी हो गई थी। उसके बाद ये सब स्टेट क्रिएशन हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50th में कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन MP बी डिसक्वालीफाइड। मतलब कोई भी संसद का सदस्य है जो सांसद, अगर वो सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो मैक्सिमम कितने डेज के बाद डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन होती है दिस इज़ ऑफ 60 डेज, है ना। 2 महीने के लिए अगर वो बिना नोटिस के किसी को बताए हुए, जो स्पेशली स्पीकर या फिर हाउस का जो चेयरमैन है, उनको बिना बताए हुए अगर एब्सेंट रहते हैं तो ही विल बी डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालीफाइड। तो यहाँ तक 50 क्वेश्चंस हमने देखा। और ऐसे ही आप इस ग्रुप में जितने भी क्विजेज़ होते हैं पर डे आप उसको सॉल्व करें। जो भी आपका स्कोर है हमें कमेंट करके बताया करें। और ऐसे ही आने वाले जो क्विजेज़ हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में हम आपको देते रहेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।